हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आइए, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करें। आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाने में बहुत सारी परेशानी हो रही थी, जिसका मैंने एक नया मेथड आपको सिखाया। उसी तरह से अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो हमारा चैप्टर है विनिमय बिल का, इसमें भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आप यदि ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें तो यह भी आपके लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की तरह बिल्कुल सरल हो जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली डेफर्ड पेमेंट होता है, स्थगित भुगतान हम इसको कहते हैं। तो इसके बारे में डिटेल हम लोग पहले जाने। अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज जानने के पहले हम लोगों के लिए जानना जरूरी हो जाता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज वास्तव में है क्या। तो आइए पहले बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम लोग जाने। तो एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमारे यहाँ है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। 1881 हम लोग, मतलब यहाँ यदि वर्ष लिखा होता है एक्ट के साथ, तो इसका मतलब होता है ये 1881 में बना। ये इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट के का ही पार्ट है, बाद में आया उससे अलग होके। तो इसके धारा 5 में दिया हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफिनीशन। तो सेक्शन 5 कहता है, NIA 1881 कहता है कि विनिमय बिल एक क्या होता है, लिखित आदेश पत्र होता है। क्या होता है? एक लिखित आदेश पत्र होता है, जिसमें एक निश्चित रकम किसी निश्चित व्यक्ति को या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को या धारक को देने का आदेश पत्र होता है। तो विनिमय बिल का एक्चुअली हमारा, यदि हम इस डिफिनीशन के आधार पर इसकी विशेषताएं बोलें, फीचर्स यदि बिल ऑफ एक्सचेंज का बोला जाए, तो सबसे पहले क्या होता है, ये लिखित होता है ना। उसके बाद आदेश आदेश पत्र होता है। उसके बाद लेखक द्वारा हस्ताक्षरित। एक और शर्त रहित होता है। शर्त रहित का मतलब, तो आप बोलिएगा कि सर शर्त क्यों नहीं होता है? शर्त ये तो सहित हो गया, क्योंकि एक निश्चित रकम है, एक निश्चित व्यक्ति को देना है, एक निश्चित तिथि को देना है, या धारक को देना है। तो ये सब शर्त नहीं है। शर्त ये रुपया निश्चित, रकम निश्चित होती है, तो ये सब शर्त है नहीं, ये सब शर्त नहीं है। यदि लिख दिया जाए कि 21 सितंबर को शाम को 5 बजे देना हो, भारतीय रुपयों में डिनोमिनेशन नोट का दिया हो कि भाई हम 500-500 का ही नोट लेंगे, यदि 30,000 रुपया देना है तो आपको 500-500 का ही नोट हमको देना पड़ेगा, मतलब 60 आपको 60 500 का डिनोमिनेशन नोट देना होगा। तो ये सब शर्त होगा। या एक कोई प्लेस निश्चित कर दिया जाए कि इसी जगह हमको देना है, जैसे हमको पटना जंक्शन पे दीजिए, अब पैसा पटना में ही देना है लेकिन पटना जंक्शन पे पैसा दीजिए। तो ये सब शर्त होगा। लेकिन लेखक तो निश्चित होगा, जिसको जब पार्टीज के बारे में आएंगे हम लोग तो उस समय चर्चा होगी। तो शर्त रहित होता है। उसके बाद लेखक द्वारा हस्ताक्षरित होता है। स्वीकर्ता द्वारा स्वीकृत और हस्ताक्षरित होता है। उसके बाद भुगतान की रकम निश्चित होती है। उसके बाद लेखक और स्वीकर्ता निश्चित व्यक्ति होते हैं, निश्चित होते हैं। भुगतान की तिथि निश्चित होती है। लागू होने वाले नियम के अनुसार अनुसार स्टैम्प्ड होता है। तो स्टैम्प्ड होता है मतलब एक यदि विनिमय बिल लिखा जाएगा तो वो स्टैम्प पेपर पर लिखा जाता है, और जितना वैल्यू का स्टैम्प पेपर लगाना जरूरी होता है उतना का लगा होना चाहिए, जो नियम प्रिवेल करता है उसके अनुसार से। तो फीचर्स के बाद आइए हम लोग जानें इसके पार्टीज के बारे में। आइए हम लोग
बिल ऑफ एक्सचेंज के पार्टीज के बारे में जाने। सबसे पहला होता है ड्रॉअर। जो बिल लिखने वाला व्यक्ति या संस्था होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेखक या मेकर या ड्रॉअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मेकर और ड्रॉअर। दूसरा होता है पक्षकार, जिस पर बिल लिखा जाता है, ड्रॉई। जिस पर जो बिल लिखता है वो क्या होगा, ड्रॉअर। जिस पर बिल लिखा जाएगा वो क्या होगा, ड्रॉई। और तीसरा होगा पेई। ये जानना जरूरी है, जनरली सामान्य परिस्थिति में ड्रॉअर को ही बिल का पेमेंट होता है, लेकिन यदि मान लीजिए वो बिल किसी और को दे दे, ये हम बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो जिस व्यक्ति को बिल का भुगतान किया जाता है, प्राप्त होता है, वो कहलाता है पेई। उसके बाद होल्डर। बिल का चार तरह से उपयोग किया जा सकता है। ड्रॉअर अपने पास रखे रहेगा भुगतान तिथि तक, किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है, बैंक से डिस्काउंट पे भुना सकता है, और या बैंक को बिल कलेक्शन के लिए भेज सकता है। उससे आग्रह कर सकता है कि भाई आप हमारे, ये मेरा विनिमय बिल है, मेरे पास है, आप इसका कलेक्शन कर लीजिएगा, तो वो बिल का कलेक्शन कर सकता है। तो यदि हम मान लीजिए जैसे बोले कि हम किसी दूसरे को दे सकते हैं, वो फिर किसी तीसरे को दे सकता है। तो ऐसे उसके जो प्राप्त हुआ होगा बिल, ये ड्रॉअर के अतिरिक्त जो दूसरा व्यक्ति होगा वो होल्डर कहलाएगा। और अंतिम होता है एक्सेप्टर। मतलब जो लिखित रूप से बिल का, जो जनरली वो ड्रॉई ही होता है, लेकिन एक्सेप्टर जो बिल एक्सेप्ट करता है और उस पर साइन करता है, वो एक्सेप्टर कहलाता है। अब हम लोग बिल के टाइप्स के बारे में जाने, कितने तरह के बिल होते हैं। तो जैसे अब बोला जाए कि मनुष्य कितने तरह का होता है, आपसे कोई प्रश्न पूछ दे मनुष्य कितने तरह का होता है, तो इसका उत्तर देना बड़ा कठिन है। तो आप तुरंत पूछेगा कि आधार, किस आधार पे आप हमसे पूछ रहे हैं। जैसे तब आपको बोला जाएगा कि लिटरेसी के आधार पे, तो दो होगा, एक पढ़ा लिखा, दूसरा अनपढ़। आर्थिक स्थिति के आधार पर होगा तो आप बोलिएगा धनवान और निर्धन। रंग भेद के आधार पर यदि पूछा जाए तो बोलिएगा गोरा और काला। ऊंचाई के आधार पर पूछा जाएगा तो बोलिएगा लंबा और छोटा। तो इसी तरह से बिल के, विनिमय बिल के जहाँ तक प्रकार का संबंध है, ये बहुत तरह से बांटा जाता है। सबसे पहला जो आधार हमारा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ, यदि समय के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करें तो बिल दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ऑन डिमांड या बिल एट साइट। इसमें समय नहीं दिया होता विनिमय बिल का भुगतान कब किया जाएगा, लेकिन उसमें यदि एक कंडीशन जोड़ दिया जाए कि प्रस्तुत करने पर ही, ड्रॉअर जब उसको प्रस्तुत करेगा ड्रॉई के पास, या कोई होल्डर उसको प्रस्तुत करेगा, तो उसी समय बिल का भुगतान करना पड़ेगा। तो ऐसे बिल को हम लोग बोलते हैं डिमांड बिल और बिल एट साइट। और दूसरा होता है टर्म और टाइम। टर्म ऑब्लिक टाइम, मतलब जिसमें भुगतान का तिथि निश्चित हुआ हो, जो 2 महीने का, 3 महीने का दिया जा सकता है, 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद। तो ये जो समय निश्चित, यदि बिल को ड्रॉ करने के समय ही यदि ड्रॉअर मेंशन कर देता है, तो ऐसे परिस्थिति में जब बिल के परिपक्व होता है बिल, जब मैच्योरिटी होती है, उसके बाद डेज ऑफ ग्रेस मिलता है, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, उस तिथि को बिल का भुगतान करना पड़ता है। उसके बाद दूसरा कैटेगरी हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नेशन। ये होता है, एक को बोलते हैं होम और इनलैंड। मतलब देशी व्यापार में जो बिल लिखी जाती है उसको हम लोग होम बिल या इनलैंड बिल बोलते हैं। और यही यदि फॉरेन, इंटरनेशनल ट्रेड में यदि बिल लिखा जाएगा तो वो फॉरेन बिल कहलाएगा। उसके बाद नंबर तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज। ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, इसी का प्रैक्टिकल सम हमको पढ़ना है। ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, इसी का प्रैक्टिकल सम हमको पढ़ना है। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रेड बिल और दूसरा होता है एकोमोडेशन बिल। तो इसी को हमको पढ़ना है। ट्रेड बिल तो इसी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लें, जान लें, ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल के बारे में।
तो या इसको काइट भी एक इसका नाम है, इसको हम लोग काइट भी कहते हैं। स्पेलिंग भी वही है जो पतंग का है, लेकिन इसको कॉमर्स की भाषा में यदि काइट आप बोलिएगा तो इसका मतलब होगा क्या? जैसे डेज ऑफ ग्रेस, उसकी हिंदी होती है अनुग्रह दिवस। हमारे बिहार में एक अनुग्रह नारायण सिंह बहुत बड़े नेता थे, तो याद है हमको कि एक छात्र ने लिखा था अनुग्रह दिवस, उसकी हिंदी थी, और छात्र लिख दिया अनुग्रह, बोला हमारे कॉलेज में अनुग्रह बाबू का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, ऐसा उसने उत्तर लिखा। वो चूंकि मतलब अनुग्रह दिवस को पढ़ा नहीं था, तो उसको लगा कि ये तो लेख लिखने के लिए बोला जा रहा है, जबकि काइट का मतलब एक बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब काइट का मतलब होता है एकोमोडेशन बिल। तो एक मतलब ये जोक की तरह बन गया, ये हम लोग भी बहुत सुन के और सुनाते थे दूसरों को अपने आपस में, शिक्षक बंधु को। देखिए बच्चा अनुग्रह दिवस के बारे में क्या लिखता है कि अनुग्रह नारायण सिंह बहुत बड़े नेता थे, और हमारे कॉलेज में उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उस दिन भाषण प्रतियोगिता होती है, विवाद प्रतियोगिता होती है, छात्रों को पुरस्कार दिया जाता है, जो आपके सब्जेक्ट से उसका कोई रिलीवेंस नहीं था। उसे जैसे काइट यदि आता है, काइट के बारे में टर्म आ जाता है काइट में, एक्सप्लेन काइट, तो ये मत लिख दीजिएगा पतंग हम उड़ाते हैं, आकाश में उड़ता है, डोरी लगाते हैं, संक्रांति के दिन गुजरात में बहुत धूमधाम से पतंग उड़ाया जाता है, ये सब मत लिखिएगा। काइट पूछा गया, मैंने आपको एकोमोडेशन बिल के बारे में पूछा गया, तो इतना थ्योरी जानना जरूरी है आपके लिए। अब हम लोग चलें इसके प्रैक्टिकल की तरफ। तो प्रैक्टिकल जानने के पहले सबसे पहला आप यूजेज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज को हम शॉर्ट फॉर्म में बी लिखते हैं, बाई ड्रॉड। आपको शुरू में ही हम बताए थे कि डेफर्ड पेमेंट, स्थगित भुगतान होता है। तो मान लीजिए कि जैसे वस्तु कोई क्रेता और विक्रेता है, तो विक्रेता का काम है वस्तु बेचना, तो वस्तु दो आधार पर बेचा जा सकता है, या तो नगद मूल्य में बेचा जाएगा या उधार बेचा जाएगा। नगद दिया गया तो कोई इशू नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए उधार बेचा गया, उधार बेचा गया, और देखिए ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये करेंसी नोट की तरह चलता है, व्यापारिक जगत में करेंसी नोट की तरह चलता है। तो उससे एक लिखित ले लिया कि भाई आज के तिथि से 3 महीने बाद मुझको या मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को या धारक को 3,000 रुपये मूल्य का भुगतान करें। ये विनिमय बिल का एक फॉर्मा है, आप अपने किताब में देखेंगे कैसे लिखा जाता है। तो 3,000 रुपये मूल्य का भुगतान किया जाए, तो ऐसे परिस्थिति में बिल ऑफ पैसा तो उसको 3 महीना के बाद मिलेगा, लेकिन यदि ड्रॉर चाहेगा तो ये 4 तरह से इसका इस्तेमाल कर सकता है। उसको रखेगा हेल्ड बिल टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी, अपने पास जो परिपक्वता अवधि होगी, जितने दिन का बिल होगा उतने अपने दिन तक अपने पास रखेगा। उसके बाद ड्रॉई को सूचना देगा कि भैया आप ड्यू डेट हो गया, आप बिल का भुगतान कीजिए। तो ये कंडीशन ये हुआ। दूसरा, डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम बैंक, अपने बैंक में जाएगा जहां उसका खाता है, और बैंक शॉर्ट टर्म की उसको क्रेडिट फैसिलिटी देती है, और बिल को जैसे मान लीजिए 10,000 का बिल है, जो उसका डिस्काउंट का रेट होगा, मान लीजिए 500 रुपया बोलता है, तो हमको 9,500 रुपया था, जो 3 महीने के बाद हमको 10,000 रुपया मिलता, वो 9,500 रुपया हमको अभी मिल गया। तो हमारे पास कैश का इनफ्लो बढ़ गया, और हम उसको फिर अपने व्यापार में लगा सकते हैं। तो जो हमारे पास ऑप्शन है, ड्रॉर के पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो अपने बैंक से बिल को भुगतान करा लेगा। नंबर थर्ड, इंडोर्स द बिल टू थर्ड पार्टी, मतलब हम व्यापारिक एक इकाई है या व्यापारी है, तो हमारा भी तो व्यापारिक संपर्क दूसरे दूसरे से, हम भी तो क्रेता है, एक व्यापारी भी क्रेता होता है और विक्रेता दोनों होता है। एक व्यापारी सामान खरीद के नहीं लाएगा तो फिर बेचिएगा कैसे? तो उसी तरह से हम दूसरे से पैसा पा रहे थे ड्रॉई से, उसी तरह से हम भी किसी का उधार बकाया मेरे पास था, तो हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो हम थर्ड पार्टी को दे सकते हैं, किसी दूसरे आदमी को दे सकते हैं, ड्रॉई को छोड़ के किसी और को। तो ऐसे स्थिति में इसको हम लोग इंडोर्समेंट ऑफ बिल कहते हैं, बिल का पृष्ठांकन या हस्तांतरण होता है। चौथा होता है
बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। हम लोग यदि चाहें तो बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज सकते हैं, बैंक में जमा कर देंगे। जब ड्यू डेट आएगा बिल ऑफ मैच्योरिटी के बाद 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस का दिया जाता है एज पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। 3 दिन के अतिरिक्त सुविधा मिलती है ड्रॉई को, तो जिसको डेट ऑफ ड्यू डेट बोलते हैं, और डेट ऑफ मैच्योरिटी अलग होता है। जैसे डेट ऑफ जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को बिल लिखा गया, जनवरी 2025 को लिखा गया, 3 मंथ्स का है। समझिए मैच्योरिटी कब होगा, तो 1/1/2025 को लिखा गया, इसमें 3 महीना जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/4/2025 हुआ। ये डेट ऑफ मैच्योरिटी कहलाएगा। और ड्यू डेट क्या कहलाएगा, 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस देते हैं। ये डे है, ये मंथ है, ये ईयर है। अब 3 दिन इसमें जोड़ दीजिए डेज ऑफ ग्रेस का, तो ये हो जाएगा 4/4/2025। इसका मतलब यदि बिल 1 जनवरी को लिखा गया 3 महीने का, तो डेट ऑफ मैच्योरिटी होगी 1 अप्रैल 2025 को। कब होगी डेट ऑफ मैच्योरिटी, 1/4/2025 को। और 3 दिन इसमें डेज ऑफ ग्रेस, जिसका हिंदी अनुग्रह दिवस, अभी बोले अनुग्रह जी के जन्मदिन के बारे में बच्चे ने लिखा, तो वैसा होता नहीं है। हर एक का सिग्निफिकेंस अलग अलग होता है। आप जब 12 में आप पढ़ेंगे, या 12 में मेरा क्लास है गुडविल के संबंध में, तो उस समय हम बताएंगे गुडविल भी कितने तरह के होते हैं, तो उसके बारे में चर्चा होगी, नेचर ऑफ गुडविल के बारे में। तो 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस का, ये 3 दिन क्या हो गया, डेज ऑफ ग्रेस। तो इसकी ये हो गया ड्यू डेट। जोड़ने के बाद आया क्या, ड्यू डेट। और इसका सिग्निफिकेंस है, आप जर्नल में बनाते हो डेट, मान लीजिए इधर उधर भी लिख दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ आपके डेट पे भी नंबर होता है। यदि आप गलत ड्यू डेट लिख दीजिएगा तो नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, तो उस समय यहाँ ध्यान रखने की चीज़ है। तो अब ये चारों परिस्थिति में चारों तरह के प्रश्न का सॉल्व करने का अलग अलग तरीका है। तो पहले हम आपको बताते हैं कि यदि ड्रॉअर के पास बिल होगा तब क्या होगा, ड्रॉअर यदि बैंक से भुनवा लेगा तब क्या होगा, यदि बिल किसी थर्ड पार्टी को दे दी जाएगी तब क्या होगा, और बिल को कलेक्शन के लिए बैंक के पास भेज दिया जाए तब क्या होगा। आइए इसके बारे में हम लोग जानें। चारों परिस्थिति का अलग अलग जर्नल पहले सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल सम करेंगे। तो जर्नल याद कीजिए मत, बार बार मैं बोलता हूँ याद करने की चीज़, कितना याद कीजिएगा। कोई अकाउंट डेबिट क्यों होता है, क्रेडिट क्यों होता है, इसके बारे में जाने तो आपको कभी संशय नहीं होगा, आप आसानी से डेबिट क्रेडिट कीजिएगा। क्योंकि अकाउंटेंसी गेम है। क्या है, अकाउंटेंसी एक खेल है, किसका, डेबिट और क्रेडिट का। इट्स ए गेम। आइए, तो अभी पार्टी की चर्चा हुई, तो ड्रॉ ड्रॉई 2 पार्टी रखिए, अभी थर्ड पार्टी के बारे में बाद में चलेंगे। तो पहला कंडीशन है व्हेन द बिल केप्ट बाय ड्रॉअर टिल ड्यू डेट। हम यहीं पर देखिए चारों कंडीशन अलग अलग बना दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला क्या होगा, सोल्ड ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो किसी आदमी को न बेचेंगे या किसी संस्था को न बेचेंगे, सामान तो बेचा जाएगा किसको, किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को। तो जिसको बेचेंगे वो व्यक्ति आपको पैसा देगा ना, वो क्या हो जाएगा आपके लिए, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, डेटर होगा। तो क्या कीजिएगा, एसेट बढ़ा, तो यहां पर क्या लिखिएगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। आमदनी बढ़ा तो क्रेडिट, एसेट बढ़ा तो डेबिट, आमदनी बढ़ा तो क्रेडिट। अब ये व्यक्ति आपको, और उसी के पास आप उसी दिन बिल लिख दीजिएगा। तो बिल लिखने के लिए, बिल ड्रॉ करने के लिए कोई एंट्री नहीं होती है, बिल ड्रॉ करने के लिए कोई एंट्री नहीं होती है। और बिल आप लिखिएगा तो ड्रॉई के पास उसको भेजिएगा, ड्रॉई उस पर एक्सेप्टेड लिख के अपना सिग्नेचर करके आपको वापस कर देगा। तो जब वो आप एक्सेप्टेड बिल जब पाइएगा तो बिल आपको मिलेगा, तो आप यहाँ लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ गया। बिल्स रिसीवेबल क्या है मेरे लिए, एसेट। तो एसेट बढ़ने पे क्या होगा, ड्रॉअर के लिए एसेट बढ़ा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कौन किसका अकाउंट, ड्रॉई के अकाउंट को क्लोज कर देंगे, टू ड्रॉई अकाउंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसा ध्यान से देखिए, जब बिल हम जब सामान बेचे तो ड्रॉई के अकाउंट को डेबिट किए, क्योंकि ड्रॉई हमारा क्या हो गया, डेटर। तो एसेट बढ़ा, और टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हमारे लिए इनकम है, तो इनकम बढ़ने से क्रेडिट होता है।
और बिल्स रिसीवेबल मिला हमको, और कौन दिया हमको? ड्रॉई दिया। तो एसेट अकाउंट, एक एसेट बढ़ा तो दूसरा एसेट कम गया। अब इसका मीनिंग समझिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए, ड्रॉई अकाउंट एक बार डेबिट हुआ और दूसरी बात क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। ड्रॉई अकाउंट एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट, ड्रॉई अकाउंट क्लोज हो गया। अब जिंदा कौन अकाउंट रह गया? देखिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट रह गया। अब जब ड्यू डेट होगा तो ड्रॉई के पास बिल हम लोग भेजेंगे कि भैया आप बिल का पेमेंट कीजिए, और ड्रॉई हमको बिल का पेमेंट कर देगा। तो जब बिल का पेमेंट हम लोग को मिलेगा तो कैश में, या तो कैश में मिलेगा, नहीं तो चेक में मिलेगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा एसेट बढ़ा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और बिल का पैसा मिल जाएगा तो एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट खत्म हो गया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा, टू बी आर अकाउंट। अब देख लीजिए, अब सारा अकाउंट आपका क्लोज, सेल्स अकाउंट रह जाएगा, और बी आर अकाउंट एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, और कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट रह जाएगा। तो ये हुआ जब बिल को अपने पास ड्यू डेट तक रखते हैं